हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज के इस वीडियो में कक्षा 7 के लिए विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय 9 जंतुओं में जैव प्रक्रम। तो इस वीडियो में हम पाठ में मुख्य परिभाषाओं को, पाठ के अंदर के सभी प्रश्नों को, पाठ के अंत में जितने भी प्रश्न दे रखे हैं उन सभी के उत्तर को और पाठ में जितने भी क्रियाकलाप या एक्टिविटीज दे रखे हैं उन सभी को समझने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुख्य परिभाषाओं में सबसे पहले है जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। उत्तर है सजीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक कार्य जैसे कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और जनन को सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। दूसरा है यांत्रिक पाचन किसे कहते हैं। उत्तर है भोजन को मुंह में रखते ही दांतों के द्वारा चबाने या क्रशिंग की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित कर दिया जाता है। इस प्रकार के पाचन को ही यांत्रिक पाचन कहते हैं। तीसरा है हमारे मुख में लार की क्या भूमिका है। उत्तर है लार न केवल मंडके या स्टार्च के पचने में सहायता करती है बल्कि भोजन में मिलकर के उसको लिसलिसा और मृदु बना देती है, जिससे कि वह आसानी से निगला जा सकता है, यानी कि ग्रास नली में वह आसानी से जा सकता है। चौथा है पाचन किसे कहते हैं। उत्तर है शरीर में भोजन के जटिल तत्वों या घटकों को सरल तत्वों में विघटित करने का प्रक्रम या प्रक्रिया पाचन कहलाता है। पांचवा है ग्रास नली या भोजन नली किसे कहते हैं। उत्तर है ग्रास नली वह लंबी और लचीली नलिका होती है जो भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाती है। प्रश्न संख्या 6, क्षुद्रांत्र के बारे में बताइए, यानी कि छोटी आंत के बारे में बताइए। उत्तर है क्षुद्रांत को छोटी आंत भी कहते हैं। इसका नाम छोटी आंत होने के बावजूद इसकी जो लंबाई होती है वह लगभग 6 मीटर होती है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। प्रश्न संख्या 7, क्षुद्रांत कितने स्रोतों से पाचक रस प्राप्त करती है। उत्तर है क्षुद्रांत 3 स्रोतों से पाचक रस प्राप्त करती है। पहला स्वयं क्षुद्रांत का आंतरिक आस्तर या आंतरिक भित्ति या आंतरिक दीवार, उससे प्राप्त होता है, और अन्य 2 हैं आहार नाल से संबंधित शरीर की संरचनाएं, यानी कि आहार नाल के ऊपर मौजूद 2 बाहरी संरचनाएं होती हैं, यकृत और अग्नाशय। अर्थात आहार नाल से संबंधित 2 बाहरी संरचनाएं होती हैं, यकृत और अग्नाशय। तो इन दोनों से भी जो पाचक रस हैं वे आहार नाल में के क्षुद्रांत में जाकर के गिरते हैं। प्रश्न संख्या 8, यकृत से कौन से रस का स्राव होता है। उत्तर है यकृत से पित्त रस का स्राव होता है जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। यह आमाशय से आने वाले भोजन में उपस्थित अम्ल को उदासीन कर देता है। पित्त रस वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में विघटित कर देता है। 9वां है अग्नाशय से कौन से रस का स्राव होता है। उत्तर है अग्नाशय से अग्नाशयी रस का स्राव होता है। यह भी क्षारीय प्रकृति का होता है और भोजन में उपस्थित अम्ल को उदासीन करने में सहायता करता है। अग्नाशयी रस प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट को और अधिक सरल रूप में विघटित कर देता है। प्रश्न संख्या 10, क्षुद्रांत्र के आंतरिक आस्तर या आंतरिक भित्ति से स्रावित पाचक रस का क्या कार्य है। उत्तर है क्षुद्रांत्र के आंतरिक आस्तर या आंतरिक भित्ति से स्रावित पाचक रस वसा और आंशिक रूप से पचे हुए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को और अधिक सरल रूपों में विघटित कर देता है। 11वां है पोषकों का अवशोषण किसे कहते हैं। उत्तर है पचे हुए पोषक क्षुद्रांत्र या छोटी आंत की आंतरिक आस्तर या आंतरिक भित्तियों में पाई जाने वाली रक्त वाहिनियों में उपस्थित रक्त में प्रविष्ट कर जाते हैं और इसी प्रक्रम को पोषकों का अवशोषण कहते हैं। 12वां है प्रश्न बृहदांत्र या बड़ी आंत क्या होती है। उत्तर है बृहदांत्र की लंबाई 1.5 मीटर होती है। इसकी लंबाई क्षुद्रांत्र से कम होती है। इसके पश्चात भी इसे बृहदांत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि यह क्षुद्रांत्र से अधिक चौड़ी होती है। यानी कि जो बृहदांत्र है, जो बड़ी आंत है, उसको बड़ी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि यह छोटी आंत से लंबाई में तो कम होती है, लेकिन जो इसकी चौड़ाई होती है, जो इसका व्यास होता है, वह छोटी आंत से बड़ा होता है। तो इसीलिए इसको बृहदांत्र या बड़ी आंत कहते हैं। 13वां प्रश्न है श्वास लेना किसे कहते हैं। उत्तर है वायु को शरीर के अंदर लेने और बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे श्वास लेना कहते हैं। 14वां प्रश्न है श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। तो देखिए उत्तर है श्वसन तंत्र हम किसे कहते हैं। श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मानव श्वसन तंत्र का चित्र दे रखा है, जिसमें नासा द्वार, जो सबसे बाहर की तरफ हमारी नाक होती है, वो नासा द्वार हो गया। फिर आती है श्वास नली, उसके बाद है ये कूपिकाएं, बायां फेफड़ा,
ये दायां फेफड़ा, उसके बाद में पसली पिंजर यानी कि ये जो पसलियां होती हैं उसका पूरा केज होता है, पिंजरा होता है जिसके नीचे ये फेफड़े सुरक्षित होते हैं। तो ये हो गया पसली पिंजर और उसके अलावा ये डायफ्राम। तो ये सब मिलकर के बनाते हैं मानव का श्वसन तंत्र। तो शरीर में श्वास लेने और श्वसन करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का तंत्र होता है। इस तंत्र को ही श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन तंत्र के विभिन्न भाग होते हैं। श्वसन तंत्र का आरंभ नासा रंध्रों से होता है जिसे कि नासाद्वार कहते हैं। तो इस प्रकार से श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, इसके उत्तर में हम ये लिख करके और श्वसन तंत्र का चित्र बना देंगे और इसके जो सारे भाग हैं उसकी लेबलिंग कर देंगे, उनको नामांकित कर देंगे। प्रश्न संख्या 15, कूपिकाएं किन्हें कहते हैं? उत्तर है नासापथ से वायु श्वास नली से होकर के हमारे दोनों फेफड़ों में जाती है। दोनों फेफड़ों में से वायु जाने के लिए श्वास नली दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिनका की अंत छोटे गुब्बारों जैसे कोश में होता है और जिनको ही कूपिकाएं कहते हैं। प्रश्न संख्या 16, श्वसन किसे कहते हैं? उत्तर है हमें जो ऊर्जा मिलती है वो केवल भोजन पर ही नहीं बल्कि हमारे द्वारा ली जाने वाली ऑक्सीजन पर भी निर्भर करती है। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन को हमारा शरीर शर्करा या ग्लूकोज जैसे सरल पदार्थों में बदल देता है। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन फिर से विघटित करने में सहायता करती है जिससे कि ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन की प्रक्रिया का शब्द समीकरण निम्न प्रकार से है। तो देखिए, भोजन जो हमने करा वह भोजन सरल रूप में पचा और फिर वह ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है। अब ग्लूकोज हम जो श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, श्वास के द्वारा जो ऑक्सीजन लेते हैं, वह ऑक्सीजन के साथ में मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। और ये जो ऊर्जा मुक्त होती है यही ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां या विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकने में सक्षम होता है। तो इस प्रकार से ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होना और उससे फिर कार्बन डाइऑक्साइड, जल बनना और ऊर्जा का मुक्त होना ही श्वसन कहलाता है। प्रश्न संख्या 17, परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? उत्तर है हमारे शरीर में पोषकों, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों को लाने और ले जाने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का तंत्र होता है। इस तंत्र को ही परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और इस तंत्र में देखिए कौन कौन से भाग शामिल होते हैं। इसमें हृदय शामिल होता है, रुधिर यानी कि रक्त शामिल होता है और रुधिर वाहिकाएं या रुधिर नलिकाएं इस तंत्र में शामिल होती हैं। पाठ के अंदर के विभिन्न पृष्ठों पर जो प्रश्न दे रखे हैं एक एक करके उनका उत्तर देखते हैं। पृष्ठ संख्या 123 पर स्थित प्रश्न है, उन युक्तियों या उपायों का पता लगाइए जिनसे हमारे बुजुर्ग मुख की या मुंह की स्वच्छता को बनाए रखते थे। तो देखिए, वे युक्तियां या उपाय निम्नलिखित हैं जिनसे कि हमारे बुजुर्ग मुख की या मुंह की स्वच्छता को बनाए रखते थे। तो देखिए, उन युक्तियों में या उपायों में है दिन में 2 बार दांतों को मंजन या ब्रश करना, दंत क्षय और मुख की दुर्गंध से बचने के लिए भोजन करने या कुछ खाने के बाद में कुल्ला करना और दांतों को उंगली से साफ करना, नीम की दातुन करना। इसके अलावा दांतों की मजबूती के लिए थोड़े सख्त भोज्य पदार्थों को भोजन में शामिल करना जैसे कि गाजर, मूली, गन्ना आदि। तो ये कुछ उपाय हैं जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा मुंह की या मुख की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सुझाए गए। इसी पृष्ठ पर दूसरा प्रश्न है, मंडयुक्त या स्टार्च युक्त भोजन जैसे कि रोटी या चावल को अधिक समय तक चबाने पर इसका स्वाद मीठा क्यों लगने लगता है? उत्तर है हमारी लार में मौजूद पाचक रस भोजन में उपस्थित स्टार्च जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है उसको सरल शर्करा या चीनी में विघटित कर देता है, जिसके कारण अधिक समय तक मंडयुक्त भोजन को चबाने से उसका स्वाद मीठा लगने लगता है। पृष्ठ संख्या 125 पर स्थित प्रश्न है, हमारे शरीर में आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज कैसे हुई? उत्तर है सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम के एक व्यक्ति को एक दुर्घटना में पेट में चोट लगी। उसे उपचार के लिए चिकित्सक विलियम ब्यूमेंट के पास में लाया गया। सेंट मार्टिन का घाव कभी ठीक नहीं हुआ और उसमें स्थायी रूप से एक छिद्र रह गया। उस छिद्र से चिकित्सक ब्यूमोंट ने आमाशय में हो रही पाचन क्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखा। इस प्रकार से हमारे शरीर में आमाशय की जो कार्य प्रणाली है उसकी खोज संयोगवश हुई। दूसरा प्रश्न है, श्वास और श्वसन में क्या अंतर है? उत्तर है श्वास की प्रक्रिया में ऑक्सीजन शरीर में अंदर प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। वहीं श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से भोजन का विघटन होता है और ऊर्जा निर्मुक्त होती है। यह ऊर्जा हमें चलने, दौड़ने, खेलने और सोचने तक में सहायता करती है। पृष्ठ संख्या 126 पर स्थित प्रश्न है, पचे हुए पोषक क्षुद्रांत या छोटी आंत की आंतरिक आस्तर या भित्तियों में कैसे प्रविष्ट होते हैं? इनकी कैसे जो पचे हुए पोषक हैं वो छोटी आंत की जो दीवार है उसमें चले जाते हैं। तो देखिए,
छोटे आंत की जो पतली दीवार होती है या जो आस्तर होता है उस पर ये इस प्रकार के उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं। इन उंगली नुमा उभारों को प्रवर्ध या प्रोजेक्शंस कहते हैं और ये बहुत ज्यादा संख्या में उपस्थित होते हैं। और इनके देखिए जो ऊपर वाला सिरा है, इनकी संरचना बिल्कुल उंगली जैसी होती है, तो इनके जो ऊपर वाला जो सिरा है ये चूसने का कार्य करता है, यानी कि ये स्पंज के जैसे कार्य करता है और पोषक तत्व को चूस करके छोटी आंत की जो आंतरिक दीवार है उसमें प्रविष्ट करा देता है। अब उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे? क्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत का आंतरिक स्तर या आस्तर या उसकी आंतरिक भित्ति पतली होती है और इस पर अंगुली जैसे हजारों प्रवर्ध या प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि पोषकों के प्रभावी अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल की वृद्धि कर देते हैं। यानी कि छोटी जगह में भी ये इतने सारे उभार होते हैं, तो इन उभारों की वजह से उसकी जो सतह है उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसके कारण ज्यादा मात्रा में अवशोषण होता है। पृष्ठ संख्या 126 पर स्थित प्रश्न है, क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत के आंतरिक आस्तर या भित्ति पर उंगली जैसे जो हजारों प्रवर्ध या प्रोजेक्शंस होते हैं वे क्या कार्य करते हैं? उत्तर है कि क्षुद्रांत या छोटी आंत के आंतरिक आस्तर या भित्ति पर जो उंगली जैसे हजारों प्रवर्ध या प्रोजेक्शंस होते हैं वे पचे हुए पोषकों को अवशोषित करके रक्त में भेजते हैं, जो कि उन्हें शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। ये पोषक शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने हेतु ऊर्जा प्रदान करते हैं और वृद्धि तथा मरम्मत के कार्यों में सहायक होते हैं। यानी कि इससे पहले वाले प्रश्न में हमने इसका चित्र देखा था, तो देखिए ये उंगली नुमा प्रवर्ध या प्रोजेक्शंस हैं, तो इनका जो ऊपरी सिरा है ये तो पोषक तत्वों को अवशोषण करने का कार्य करता है और इनका जो निचला सिरा होता है ये छोटी आंत की जो आंतरिक भित्ति होती है उसके नीचे बहुत सारी असंख्य संख्या में रुधिर वाहिकाएं होती हैं, तो इनका जो निचला जो सिरा होता है वो इन रुधिर वाहिकाओं से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये पोषक तत्वों को अवशोषित करके ये इस प्रकार से रक्त वाहिकाओं में भेजने का कार्य करते हैं। पृष्ठ संख्या 126 पर स्थित प्रश्न है, सीलिएक रोग कौन सा रोग है? इसके होने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके रोगियों को किस प्रकार से बचाव करना चाहिए? उत्तर है, सीलिएक रोग एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कि शरीर गेहूं, जौ और राई में पाई जाने वाले ग्लूटेन नाम के प्रोटीन के प्रति प्रतिक्रिया करता है। यह प्रतिक्रिया क्षुद्रांत के आंतरिक आस्तर को नुकसान पहुंचाती है, यानी कि छोटी आंत का जो आंतरिक भित्ति है उस पर घाव हो जाता है, अल्सर हो जाता है, जहाँ की पोषक अवशोषित होते हैं। अब जब छोटी आंत का आंतरिक भाग उसमें घाव हो गया है, अल्सर हो गया है, तो फिर वहां से फिर पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं होता है, उसमें बाधा आती है। परिणाम स्वरूप क्षुद्रांत सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती है। सीलिएक रोग से प्रबंधन का एकमात्र उपाय है कि ग्लूटेन युक्त जो भोज्य हैं उनको खाने से बचना चाहिए। इसके लिए यानी कि इन भोज्य पदार्थों के स्थान पर उसे क्या खाना चाहिए? इसके लिए भोजन में कदन्नों जैसे कि यानी कि मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी इनका उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन रहित होते हैं। इन अनाजों में ग्लूटेन नहीं पाया जाता है। पृष्ठ संख्या 126 पर स्थित प्रश्न है, अधिकांश पोषकों के क्षुद्रांत में अवशोषित होने के तथा पच जाने के पश्चात में शेष बिना पचे हुए भोजन का क्या होता है? यानी कि छोटी आंत में भोजन पच गया, उसका अवशोषण भी हो गया, अब उसके पश्चात में या जो बिना पचा हुआ भोजन बचता है फिर उसका क्या होता है? उत्तर है, अधिकांश पोषकों के क्षुद्रांत में अवशोषित होने के तथा पच जाने के पश्चात में शेष बिना पचा हुआ भोजन वृद्धांत्र में यानी कि बड़ी आंत में चला जाता है। अब बड़ी आंत में या वृद्धांत्र में देखिए बिना पचे हुए भोजन में से जल का और कुछ लवणों का अवशोषण होता है, जिसके कारण कि बचा हुआ जो अब अपशिष्ट है वह अर्धठोस हो जाता है, क्योंकि इसमें से जल निकल जाता है, जल का अवशोषण हो जाता है, तो इसलिए जो बचता है अवशिष्ट वह कैसा होता है? अर्धठोस होता है। इस अर्धठोस अपशिष्ट को मल कहते हैं। यह मल शरीर के द्वारा मल त्याग होने तक वृद्धांत्र के निचले भाग में एकत्रित होता है, जिसे कि मलाशय कहते हैं। अंततः फिर इसे गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और इस प्रक्रम को बहिक्षेपण के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से हमारा शरीर अनावश्यक अपशिष्ट को निकाल देता है और हम स्वस्थ रहते हैं। पृष्ठ संख्या 127 पर स्थित प्रश्न है, मैंने गायों को अपना भोजन चबाते हुए देखा है, जबकि उस समय ना तो वे कुछ खा रही थी और ना ही चर रही थी। ऐसा क्यों होता है? कि हमने गायों और भैंसों को उस समय भी मुंह चलाते हुए देखा है जबकि वे कुछ भी नहीं खा रही होती हैं। जब गाय या भैंस खाती हैं या चरती हैं तो वह घास या चारा जल्दी जल्दी निगल लेती हैं और वह चारा या खाना बिना चबाए ही उनके आमाशय में जमा हो जाता है। वहां भोजन का आंशिक पाचन होता है। बाद में जब गाय या भैंस आराम कर रही होती हैं तो वह आमाशय से भोजन का छोटा सा गोला वापस मुंह में लाती हैं, उसे धीरे धीरे अच्छी तरह से चबाती हैं। इस प्रक्रिया को रोमंथन कहा जाता है।
या इसको जुगाली करना भी कहते हैं। पूरी तरह से चबाया हुआ यह भोजन और अधिक पाचन हेतु पुनः आहार नाल में चला जाता है। इस तरह से गाय लगभग 8 घंटे में अपने भोजन को चबाने में लगाती है। पृष्ठ संख्या 133 पर स्थित प्रश्न है, मानवों के अतिरिक्त अन्य जंतु किस प्रकार से श्वास लेते हैं? उत्तर है, कुछ जंतु जैसे कि पक्षी, हाथी, शेर, गाय, बकरी, छिपकली और सांप अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं। अधिकांश जलीय जंतु जैसे कि मछली क्लोम या गलफड़े नामक विशेष संरचना के द्वारा सांस लेती है। केंचुए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए अपनी नम त्वचा का उपयोग करते हैं। पाठ के अंत के एक एक करके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। आइए और अधिक सीखें। इसमें पहला प्रश्न है, रिक्त बक्सों को या बॉक्सों को उपयुक्त भागों से भर करके आहार नाल के द्वारा भोजन की यात्रा को पूरा कीजिए। तो देखिए, आहार नाल में कौन कौन से भाग होते हैं वे यहाँ पर इस तरह से दे रखे हैं और बीच में ये बॉक्स खाली दे रखे हैं। तो हमें इनके क्रम वाइज आहार नाल में जो जो भी भाग शामिल होते हैं उनके नामों को लिखना है। तो सबसे पहले देखिए, भोजन मुख में गया। मुख के बाद में भोजन कहाँ जाता है? तो ये खाली बॉक्स है, इसमें भरना है। उसके बाद में आमाशय में जाता है। आमाशय के बाद में भोजन कहाँ जाता है? तो इस बॉक्स में उसका नाम लिखना है। फिर उसके बाद में भोजन कहाँ जाता है? इस बॉक्स में नाम लिखना है। और अंत में जो भोजन है वह गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो जो खाली बॉक्स है उनमें देखिए क्या क्या नाम लिखेंगे हम। उत्तर है कि सबसे पहले भोजन गया मुख में। मुख के बाद में भोजन जाता है ग्रास नली में या फिर भोजन नली में। भोजन नली से भोजन फिर आमाशय में चला जाता है। आमाशय के बाद में फिर भोजन आगे जाता है क्षुदांत्र में, यानी कि छोटी आंत में। तो इस खाली बॉक्स में हम लिख देंगे क्षुदांत्र। क्षुदांत्र के बाद में भोजन जाता है बृहदांत्र में, यानी कि बड़ी आंत में। तो खाली बॉक्स में हम लिख देंगे बृहदांत्र। और उसके बाद में भोजन चला जाता है, जो पूरा भोजन पच जाता है, पचने के बाद में उसमें से अवशोषित हो जाता है और जो शेष बचा हुआ जो अपशिष्ट होता है वह गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से इन खाली बॉक्सों में हम जो आहार नाल के बाकी के बचे हुए भाग हैं उनका नाम इस प्रकार से लिखेंगे। प्रश्न संख्या 2, साहिल ने परखनली क में रोटी के कुछ टुकड़े डाले। नेहा ने परखनली ख में रोटी के टुकड़ों को चबा करके डाला और संतुष्टि ने परखनली ग में उबले हुए आलू मसल करके डाले। उन सभी ने क्रमशः परखनली क और ख और ग में आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डाली। उनके क्या अवलोकन होंगे, कारण बताइए। तो देखिए, यहाँ पर तीनों परखनलियों में अवलोकन और उनके कारण निम्नलिखित होंगे। तो इस प्रकार से एक टेबल बना करके हम इसके उत्तर को समझेंगे। तो इसमें देखिए क्या क्या लिखेंगे कि परखनलियों में कौन कौन सी सामग्री डाली गई है। उसके बाद में आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने के बाद का अवलोकन करते हैं और जो भी कलर चेंज देखते हैं उसका क्या कारण है उसे हम इस बॉक्स में लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, परखनली क में क्या सामग्री डाली गई थी? रोटी के कुछ टुकड़े डाले गए। अब जब इस परखनली में आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसका नीला काला रंग हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें मंड या स्टार्च मौजूद है। अब इसी तरह से परखनली ख में देखिए क्या डाला? रोटी के चबाए हुए टुकड़े, यानी कि रोटी को अच्छी तरह से चबा लिया और उसके बाद का कुछ भाग लेकर के उसको परखनली ख में डाल दिया। अब जब इसके अंदर हम आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है और अगर होता भी है तो ये बहुत हल्का नीला काला रंग होता है। हल्का नीला काला रंग क्यों आया है? गहरा काला रंग क्यों नहीं आया? जैसे कि पहली वाली क वाली परखनली में आया था, तो इसमें क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसमें कुछ भाग जो बिना चबा रह गया होगा उसकी वजह से ही ये हल्का नीला काला रंग दिखाई देता है। और अगर अच्छी तरह से चबा लिया गया है तो फिर रंग में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लार मौजूद होने के कारण, क्योंकि भोजन को रोटी को अच्छी तरह से चबाया है तो चबाने के कारण उसमें अच्छी तरह से लार मिक्स हो गई है। तो लार के कारण मौजूद मंड या जो स्टार्च है वह शर्करा में बदल जाता है। तो अब यहाँ पर जो स्टार्च है या मंड मौजूद ही नहीं है तो वह आयोडीन के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करेगा और आयोडीन के साथ में कोई अभिक्रिया ही नहीं होगी तो जो मिश्रण है उसका रंग भी गहरा काला नहीं होगा। अब इसी तरह से देखिए, परखनली ग में क्या सामग्री डाली है? उबले हुए मसले हुए आलू। तो जब इस विलयन के अंदर, यानी कि परखनली ग के अंदर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालते हैं तो क्या देखते हैं अवलोकन करने पर कि इसका रंग नीला काला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में मंड या स्टार्च मौजूद है। तो जो स्टार्च है वह आयोडीन के साथ में मिलकर के नीला काला रंग देता है। तो इसीलिए परखनली ग में भी जो मिश्रण है उसका रंग नीला काला हो जाता है। तो इस प्रकार से ये तीनों परखनलियां क, ख, ग में जो अलग अलग सामग्री डाली है उसमें जब आयोडीन की विलयन की कुछ बूंदें डालते हैं तो उसका इस प्रकार से परिणाम आता है। प्रश्न संख्या 3, श्वास लेने में डायफ्राम की क्या भूमिका है? तो इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं। जो विकल्प सही है वह हमें चुनना है।
पहला है वायु को निस्यंदित करना, अर्थात वायु को छानने का कार्य करता है। दूसरा है ध्वनि उत्पन्न करना। तीसरा है अंतः श्वसन और उच्छ्वसन में सहायता करना। और चौथा है ऑक्सीजन को अवशोषित करना। तो इसमें जो तीसरा विकल्प है वह सही है, अंतः श्वसन और उच्छ्वसन में सहायता करना, यानी कि जब हम सांस अंदर लेते हैं उसमें मदद करता है, और जब हम वायु को या सांस को बाहर की तरफ निकालते हैं उसमें भी डायफ्राम मदद करता है। तो इस तरह से उत्तर लिख देंगे तीसरा, और इसका कारण लिख देंगे कि डायफ्राम सांस लेने और छोड़ने में मदद करता है, यह फेफड़ों को फैलने और सिकुड़ने में सहायता करता है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ दे रखा है भाग का नाम और दूसरी तरफ दे रखा है प्रकार्य। तो भाग का नाम, तो यहाँ पर देखिए नासाद्वार, नासापथ, श्वास नली, कूपिकाएं और पसली पिंजर। तो ये सभी श्वसन तंत्र के भिन्न भिन्न भाग हैं। इन भिन्न भिन्न भागों के क्या क्या कार्य हैं, तो जो उसका उचित कार्य है उसके सामने या उसके साथ में उसे हमें जोड़ना है। पहला दे रखा है नासाद्वार। तो नासाद्वार का क्या कार्य होता है, बाहर से हवा प्रवेश करती है नासाद्वार के माध्यम से, तो इसे यहाँ पर देखिए प्रकार्य में कै के साथ में जोड़ देंगे। दूसरा है नासापथ। नासापथ में क्या कार्य होता है, या नासापथ क्या कार्य करता है, सूक्ष्म रोम और श्लेष्मा हमारे द्वारा ग्रहण की गई वायु में से धूल और गंदगी को रोकने में सहायक है, तो इसे हम जोड़ देंगे घ के साथ में। तीसरा है श्वास नली। श्वास नली क्या कार्य करती है, इस भाग से होकर के वायु हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है, तो तीसरे को जोड़ देंगे हम अंग के साथ में। चौथा है कूपिकाएं। कूपिकाओं का कार्य होता है गैसों का विनिमय करना, तो इसे हम जोड़ देंगे ख के साथ में। और पांचवा है पसली पिंजर या रिब केज। तो यह क्या कार्य करता है, यह फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, तो इसे जोड़ देंगे हम ग के साथ में। तो इस तरह से श्वसन तंत्र के इन विभिन्न भागों को उनके सही कार्य के साथ में इस प्रकार से जोड़ेंगे। प्रश्न संख्या 5, अनिल ने अपनी सहपाठी सानवी से कहा कि श्वसन और श्वास लेना एक ही प्रक्रिया है। अनिल को यह समझाने के लिए कि यह कथन सही नहीं है, सानवी उससे क्या प्रश्न पूछ सकती है। तो देखिए, जब अनिल ने अपनी सहपाठी सानवी को श्वसन और श्वास लेना एक ही प्रक्रिया बताया, तो अनिल को समझाने के लिए यह कथन सही नहीं है, सानवी उससे निम्न प्रकार के प्रश्न पूछ सकती है ताकि अनिल को सही कथन समझ में आ जाए। तो देखिए क्या क्या प्रश्न सानवी पूछ सकती है कि जब श्वसन और श्वास लेना एक ही प्रक्रिया है, तो श्वास लेना एक शारीरिक प्रक्रिया और श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया क्यों है। यानी कि श्वास तो हम लेते हैं मुंह के माध्यम से, तो ये हमारे शारीरिक प्रक्रिया है, वहीं जो श्वसन क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कि हमें दिखाई नहीं देती है, हमारे शरीर के अंदर होती है। तो इस तरह से जब ये दोनों एक ही प्रक्रिया है, तो फिर क्यों हम कहते हैं कि श्वास लेना शारीरिक प्रक्रिया है और श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न पूछ सकती है कि जब श्वसन और श्वास लेना एक ही प्रक्रिया है, तो फिर हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, और यदि ऊर्जा श्वास से ही मिल जाती है तो फिर हम खाना क्यों खाते हैं। यानी कि हम जानते हैं कि खाना खाने से ही हमें ऊर्जा मिलती है, तो फिर हमें खाना खाने की जरूरत ही क्यों है यदि हमें श्वास से ही ऊर्जा मिल जाती है। तो कुछ इस प्रकार के सरल प्रश्न सानवी अनिल से पूछ सकती है। तो जब उसका उत्तर अनिल देगा या सोचेगा, तो उसकी समझ में ये आ जाएगा कि श्वसन और सांस लेना अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, ये दोनों एक ही प्रक्रिया नहीं है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और क्यों। यहाँ पर देखिए 3 है, अनु, शानु और तनु, और इन्होंने एक एक कथन दिया है, तो हमें बताना है कि इन तीनों में से किसका कथन सही है। अनु ने कहा है कि हम वायु को अंतःश्वसित करते हैं, शानु ने कहा है कि हम ऑक्सीजन को अंतःश्वसित करते हैं, और तनु ने कहा है कि हम ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंतःश्वसित करते हैं, यानी कि हम ऐसी वायु ग्रहण करते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होती है। तो इसमें देखिए जो तनु का स्टेटमेंट है वह सही है। तो सबसे पहले उत्तर लिख देंगे कि तनु का कथन सही है। और यह कथन क्यों सही है, क्योंकि जब हम श्वास लेते हैं तो हम वायुमंडल में से ऑक्सीजन से समृद्ध वायु, अर्थात ऐसी वायु जिसमें कि ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा हो, और यह मात्रा लगभग 21% होती है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा से युक्त वायु को हम अंतःश्वसित करते हैं, या हमारे शरीर के अंदर वह अंतःश्वसन के माध्यम से जाती है। प्रश्न संख्या 7, जब हम श्वास के साथ में धूल भरी वायु को अंदर लेते हैं तो प्राय हम छींकते हैं, इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं। उत्तर है, जब हम धूल भरी वायु को अंदर लेते हैं तो धूल के कण हमारी नासिका के बालों में फंस जाते हैं, जो हमारी नाक के अंदर छोटे छोटे रोम या बाल होते हैं उनमें फंस जाते हैं, तथा नासिका की आंतरिक परत को उत्तेजित करते हैं। तो हमारा शरीर स्वयं ही छींक की प्रक्रिया के माध्यम से इन अनचाहे धूल के कणों को नाक से बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार से जो शरीर है वह छींक की प्रक्रिया के माध्यम से हमारी नाक की सफाई करता है,
और धूल के कणों से रक्षा करता है। प्रश्न संख्या 8, कक्षा 7 की छात्राएं परिधि और अनुषा ने अपने प्रातःकालीन व्यायाम के लिए दौड़ना आरंभ किया। अपनी दौड़ पूरी करने के बाद उन्होंने प्रति मिनट ली जाने वाली श्वासों की गिनती की। अनुषा परिधि की अपेक्षा अधिक तेजी से श्वास ले रही थी। परिधि की अपेक्षा अनुषा के द्वारा अधिक तेजी से श्वास लेने के कम से कम 2 संभावित कारण बताइए। तो यहाँ पर देखिए कक्षा 7 की 2 छात्राएं हैं, परिधि और अनुषा। उन दोनों ने एक्सरसाइज करने के लिए दौड़ना शुरू करा। अब दौड़ करने के बाद में उन्होंने क्या देखा कि 1 मिनट में जो श्वास ली जा रही है, तो श्वासों में जो अनुषा है वह बहुत तेजी से सांस ले रही है और जो परिधि है वो अपने नॉर्मल सांस ले रही है। तो अनुषा इतनी तेजी से या 1 मिनट के अंदर इतनी ज्यादा तेजी से सांस क्यों ले रही है, उसके क्या संभावित कारण बताइए। तो देखिए परिधि की अपेक्षा अनुषा के द्वारा अधिक तेजी से श्वास लेने का पहला कारण तो ये हो सकता है कि अनुषा की जो शारीरिक फिटनेस है वो परिधि से कम हो, जिससे कि वह जल्दी से थक गई हो और उसकी श्वसन की दर बढ़ गई हो। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि अनुषा ने अधिक तेज गति से दौड़ लगाई हो, जिससे कि उसके शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी हो, जिसके कारण से वह जल्दी थक गई हो और उसके श्वसन की दर बढ़ गई हो। तो इस तरह से ये 2 संभावित कारण है जिसके कारण जो अनुषा है वो परिधि की तुलना में अधिक तेजी से सांस ले रही है। प्रश्न संख्या 9, यदु ने अपने एक विचार के परीक्षण के लिए एक प्रयोग किया। उसने 2 परख नलियां क और ख ली। परख नलियों को पानी से आधा भरकर उनमें 1 चुटकी चावल का आटा मिलाकर के उन्हें अच्छी तरह से हिलाया। परख नली ख में उसने कुछ बूंदें लार की मिलाई। दोनों परख नलियों को उसने 35 से 40 मिनट के लिए यथावत रहने दिया। उसके बाद में उसने दोनों परख नलियों में आयोडीन विलयन डाला। प्रयोग के परिणाम चित्र 9.15 में दर्शाए गए हैं। आपके विचार से वह क्या परीक्षण करना चाहता है? क्योंकि उसने अपने प्रयोग में आयोडीन के विलयन का प्रयोग किया है और आयोडीन का प्रयोग हम करते हैं जब मिश्रण में हमें स्टार्च या मंड की उपस्थिति का पता लगाना हो। तो इस प्रकार से यदु अपने मिश्रण में मंड की उपस्थिति का पता लगाना चाहता है और साथ में ही उसने देखिए अपने प्रयोग में ख परख नली में कुछ बूंदें लार की भी डाली थी। तो साथ में ही वह यह भी जांचना चाहता है कि लार की जो उपस्थिति होती है वह किस प्रकार से मिश्रण के रंग को परिवर्तित नहीं करती है। तो ऐसा मंड और लार की अभिक्रिया में क्या होता है या लार की उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है जिसके कारण मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस बात की भी जांच यदु करना चाहता है। अब देखिए इसका उत्तर हम किस प्रकार से लिखेंगे। दर्शाए गए चित्र 9.15 के परिणामों को देख करके यह कहा जा सकता है कि यदु इस प्रयोग के माध्यम से मिश्रण में मंड की या स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाना चाहता है, क्योंकि परख नली क में जब आयोडीन की कुछ बूंदें डाली जाती हैं तो मिश्रण का रंग गहरा काला नीला हो जाता है, जो मिश्रण में मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। वहीं परख नली ख में जब आयोडीन की कुछ बूंदें डाली जाती हैं तो मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो बताता है कि मिश्रण में मंड उपस्थित नहीं है। जबकि उसने मिश्रण दोनों परख नलियों में एक जैसे ही लिए थे, लेकिन ख परख नली में मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब उसने ख परख नली में लार भी डाली थी तो लार क्या करती है, लार ने मिश्रण में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल दिया। अब जब मिश्रण में मंड ही उपस्थित नहीं है तो फिर आयोडीन के साथ में भी अभिक्रिया नहीं होगी, और आयोडीन के साथ में अभिक्रिया नहीं होगी तो मिश्रण का रंग गहरा काला नीले रंग का भी नहीं होगा, अर्थात मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार से यदु अपने प्रयोग के माध्यम से मिश्रण में मंड की उपस्थिति तथा लार का मिश्रण के रंग को परिवर्तित करने में क्या भूमिका रहती है, उसका क्या योगदान है, इस बात का भी यदु अपने परीक्षण के माध्यम से पता लगाना चाहता है। प्रश्न संख्या 10, रक्षिता ने 2 स्वच्छ परख नलियां क और ख लेकर के एक परीक्षण अभिकल्पित किया। उसने दोनों ही परख नलियों को चित्र में दर्शाए अनुसार चूने के पानी से भर दिया। परख नली क में अंतःश्वसित वायु को नली के द्वारा चूसित करके प्रवाहित किया गया। परख नली ख में नली के द्वारा उच्छ्वसित वायु को फूंक करके प्रवाहित किया गया। आपके विचार से वह क्या जांचना चाहती है, वह कैसे अपने निष्कर्षों की पुष्टि कर सकती है? तो देखिए सबसे पहले तो ये प्रयोग के लिए जो सेटअप है इसको हम समझें कि इस प्रयोग के माध्यम से रक्षिता क्या जांचना चाहती है। तो ये रक्षिता है, इसने ये 2 परख नलियां ली हैं क और ख, इन दोनों को चूने के पानी से भर दिया है। अब जो क परख नली है इसमें देखिए ये 2 पतली पतली ट्यूब या 2 नलियां लगी हुई हैं। एक नली को उसने अपने मुंह में ले लिया और उससे वो श्वास अंदर की तरफ खींच रही है। तो जब वह श्वास को या हवा को अंदर खींचती है तो बाहर वायुमंडल से जो वायु है वह इस पतली नलिका में से होती हुई चूने के पानी में मिल जाती है।
वहीं परक नली ख में देखिए रक्षिता के द्वारा जो पतली नली अपने मुंह में ली है उससे वह अपने मुंह से वायु को फूंक करके बाहर निकाल रही है, तो जिससे यह वायु इस पतली नलिका में से होती हुई चूने के पानी में मिल जाती है। तो अब रक्षिता यह जांचना चाहती है कि जो उसने अंतःश्वसित किया वायु ली थी और जो उच्छ्वसित वायु की है, इन दोनों से चूने के पानी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात दोनों प्रकार की वायु में से किसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उपस्थित है। क्योंकि हम जानते हैं कि चूने का जो पानी है वो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके सफेद रंग का हो जाता है। तो रक्षिता दोनों प्रकार की वायु में, अंतःश्वसित और उच्छ्वसित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का या उपस्थिति का पता लगाना चाहती है। तथा वह कैसे अपने निष्कर्षों की पुष्टि करती है, तो देखिए जिस भी परख नली में चूने का जो पानी है वह सफेद रंग का हो जाएगा, इसका अर्थ क्या है, उस प्रकार की ही वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उपस्थित है। तो अब हमने इस प्रयोग को या सेटअप को समझ लिया है। अब देखिए हम उत्तर इसका किस प्रकार से लिखेंगे। हमारे विचार से रक्षिता अंतःश्वसित वायु यानी कि जो वायु को हम अंदर लेते हैं तथा उच्छ्वसित वायु यानी कि जो वायु हम श्वास के द्वारा बाहर छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति को जांचना चाहती है। इसीलिए रक्षिता ने दो परख नलियां क और ख लेकर के प्रयोग किया है। परख नली क में जब उसने अंतःश्वसित वायु को डाला तो चूने का पानी साफ रहा। वहीं परख नली ख में जब उसने उच्छ्वसित वायु को डाला तो क्या देखती है कि चूने का पानी दूधिया हो गया। तो चूने का पानी दूधिया तब होता है जब वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में प्रतिक्रिया करता है। इससे यह साबित हो जाता है कि उच्छ्वसित वायु यानी कि जो वायु हम श्वास के द्वारा बाहर छोड़ते हैं उस वायु में अंतःश्वसित वायु की तुलना में जो वायु हम श्वास के द्वारा अंदर लेते हैं उस वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। अर्थात जो वायु या जो श्वास हम बाहर की तरफ छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या उसका प्रतिशत अधिक होता है। पाठ में जो क्रियाकलाप या एक्टिविटीज दे रखी हैं एक एक करके उनको समझते हैं। तो देखिए क्रियाकलाप 9.2 है, आइए प्रतिरूप बनाएं। तो एक हम मॉडल बनाते हैं, यहाँ पर एक प्रतिरूप बनाते हैं और वह किस लिए बनाएंगे, क्या पता करना है हमें कि श्वास लेने की क्या क्रिया विधि है। इसे एक सरल प्रतिरूप या सरल मॉडल बना करके समझते हैं। यानी कि हम जो श्वास अंदर लेते हैं उसके बाद में श्वास बाहर निकालते हैं तो इसकी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, इसे हम एक मॉडल के माध्यम से समझते हैं। तो इसके लिए देखिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। सबसे पहले प्लास्टिक की एक चौड़ी पारदर्शी ढक्कनदार बोतल लेंगे और इसके पेंदे को हटा देंगे या काट देंगे। तो देखिए ये इस तरह से एक बोतल लेंगे और इसका जो नीचे का तला है या जो इसका पेंदा है उसको काट देंगे, उसको हटा देंगे। उसके बाद में देखिए क्या करना है, बोतल के ढक्कन में एक छेद करेंगे। ये बोतल का ढक्कन है और इसमें इस प्रकार से एक छेद कर देंगे। एक वाई आकार की खोखली नली लेंगे जैसा कि चित्र 9.9 में दर्शाया गया है। तो ये देखिए ये वाई आकार की एक नली है। नीचे से देखिए ये उल्टा वाई बना हुआ है तो ये वाई आकार की एक नली है। और ये कैसी नली है, खोखली नली है। नली के शाखित सिरों पर बिना फुलाए हुए दो गुब्बारे लगाएंगे। तो अब ये देखिए दो जो सिरे हैं इस नलिका के, इस दोनों के ऊपर एक एक गुब्बारा लगा देंगे और ये बिना फूले हुए गुब्बारे हैं और उन पर रबर बैंड लगा करके उन्हें वायुरोधी बना देंगे। नलिका का जो भाग है उससे इन दोनों गुब्बारों को बांध देंगे और इसको अच्छी तरह से रबर बैंड या धागे से कस करके बांध देंगे जिससे कि कोई इसमें वायु है वो बाहर ना निकले। नली के सीधे सिरे को बोतल के पेंदे से होकर के डालते हुए ढक्कन से होकर के निकालेंगे। अब देखिए ये जो सिरा है इसको क्या करेंगे, इस बोतल के में हमने जो छेद करा है उस छेद में से इस तरह से बाहर निकाल देंगे। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इसमें ढक्कन को चिकनी मिट्टी से बंद करके उसे वायुरोधी बना देंगे। अब इस ढक्कन के चारों तरफ ये नली निकाली है तो नली के चारों तरफ एक चिकनी मिट्टी लगा देंगे जिससे कि ये वायुरोधी हो जाएगी। वायुरोधी क्यों, कि बाहर की वायु अंदर ना जा सके और अंदर की वायु बाहर ना निकल सके। तो इस तरह से इस ढक्कन के ऊपर चिकनी मिट्टी लगा करके इसको वायुरोधी बना देंगे। बोतल के खुले पेंदे पर रबर की एक पतली शीट तान करके उसे एक बड़े रबर बैंड से कसकर बांध देंगे। अब देखिए जो तली हमने काट दिया था इस बोतल का, इस बोतल की तली में इस प्रकार से एक पतली शीट लेंगे और उस पतली शीट को इस बोतल की तली में तान करके उसे अच्छी तरह से रबर बैंड लगा करके बांध देंगे। अब देखिए आगे क्या है, अब हमारा श्वास लेने की क्रियाविधि वाला मॉडल बन करके तैयार है। तो अब देखिए ये बिल्कुल कैसा मॉडल बना है, जैसे कि हमारे फेफड़े होते हैं। तो ये दोनों हमारे फेफड़े हो गए और जो नीचे का ये भाग बनाया है ये क्या है, डायफ्राम है। तो अब ये डायफ्राम की मदद से किस तरह से फेफड़े सिकुड़ते हैं और खुलते हैं ये हम इस प्रयोग के माध्यम से समझेंगे। यानी कि श्वास लेने की प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार से फेफड़े सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। अब रबर शीट को पकड़ करके पेंदे के आधार के केंद्र से नीचे की ओर खींचेंगे और
अब रबर शीट को ऊपर की ओर छोड़ेंगे तो हम देखते हैं कि जब हम रबर शीट को नीचे की ओर खींचते हैं तो गुब्बारे फूल जाते हैं, और इसके विपरीत जब हम रबर शीट को ऊपर की ओर छोड़ते हैं तो गुब्बारे पिचक जाते हैं। तो अब देखिए, ये जो रबर शीट हमने चिपकाई है, तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से हाथ से पकड़ करके नीचे की तरफ जब खींचेंगे तो क्या होगा, इसके साथ में ऊपर जो नलिका है इससे ये वायु अंदर प्रवेश करेगी। अंदर प्रवेश करके वो इन दोनों गुब्बारों में जाएगी, और जब इन दोनों गुब्बारों में ये वायु जाएगी तो ये गुब्बारे फूल जाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे कि हम श्वसन करते हैं, यानी कि श्वास लेते हैं। तो जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा जो डायफ्राम होता है वो इस तरह से फैल जाता है, और उसके फैलने से जो वायु है वह उन दोनों फेफड़ों में भर जाती है। अब जब हम इस शीट को छोड़ देंगे, यहाँ पर देखिए दूसरे चित्र में हाथ में से जो शीट पकड़ रखी थी उसको छोड़ दिया, तो छोड़ने से क्या होता है, इन गुब्बारों के अंदर जो वायु भरी हुई थी वह बाहर निकल जाती है वापस। तो इस तरह से यह मॉडल बना करके या इस प्रयोग को करके जब हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, ये बिल्कुल जैसे हमारे फेफड़े कार्य करते हैं या जो हमारे शरीर के अंदर श्वसन की प्रक्रिया होती है, बिल्कुल ही वैसी ही प्रक्रिया का ये मॉडल है। तो इस प्रकार से इस मॉडल के माध्यम से हम हमारे शरीर में जो श्वसन की प्रक्रिया है उसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम श्वास को अंदर लेते हैं यानी कि अंतः श्वसन होता है, तो हमारी पसलियां ऊपर तथा बाहर की ओर गति करती हैं। तो देखिए, जब हम श्वास अंदर की तरफ लेते हैं तो ये जो डायफ्राम होता है या जो हमारी पसलियां होती हैं ये ऊपर की तरफ या बाहर की तरफ, ये देखिए ये बाहर की तरफ गति करती हैं, और हमारा जो वक्ष है वो विस्तारित हो जाता है, फैल जाता है। अंतः श्वसन के दौरान डायफ्राम या फेफड़ों के नीचे गुंबदाकार पेशी, ये इस तरह से, ये क्या है, जो हमने शीट लगाई थी बिल्कुल ये वही कार्य डायफ्राम का है। तो डायफ्राम जो कि फेफड़ों के नीचे गुंबदाकार पेशी होती है वह नीचे की ओर चला जाता है, यानी कि इस तरह से वो नीचे की तरफ चला जाता है या अंदर की तरफ चला जाता है। इससे वक्ष गुहा का विस्तार होता है और वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है, यानी कि ये जो फेफड़े हैं ये वायु से भर जाते हैं। जब हम श्वास बाहर की ओर छोड़ते हैं यानी कि उच्छ्वसन करते हैं तो पसलियां नीचे अर्थात अंदर की ओर गति करती हैं। अब देखिए दूसरा जो चित्र है ये किसका है, उच्छ्वसन का है, यानी कि जब वायु को बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं तो जब वायु बाहर जा रही है तो ये जो पसलियां हैं ये क्या करती हैं, ये अंदर की तरफ सिकुड़ जाती हैं, यानी कि जो वक्ष का आकार है वो थोड़ा कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और ये जो डायफ्राम होता है वो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। तो इस प्रकार से जो पसलियां हैं वो अंदर की तरफ गति कर जाती हैं, डायफ्राम वापस ऊपर आ जाता है, जिससे कि वक्ष गुहा का विस्तार कम हो जाता है और वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है, यानी कि ये सब मिलकर के क्या करते हैं, संकुचित होते हैं, और उनके संकुचन से जो वायु है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। चित्र 9.9 में दर्शाए गए प्रतिरूप में जो गुब्बारे हैं वो फेफड़ों को और जो रबर शीट है वह डायफ्राम को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से इस क्रियाकलाप या एक्टिविटी के माध्यम से हमारे शरीर में जो श्वास लेने की क्रियाविधि है वह किस प्रकार से होती है उसको हमने समझा है। तब देखिए क्रियाकलाप 9.3 है, आइए खोज करें। अब हमें खोज किस बात की करनी है कि हम श्वास के द्वारा क्या छोड़ते हैं। तो इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम चित्र 9.11 में दर्शाए अनुसार दो परख नलियां क और ख में ताजा बनाए गए चूने के पानी की समान मात्रा लेंगे। तो देखिए ये क और ख दो परख नलियां हैं और इसमें ताजा बना हुआ चूने का पानी समान मात्रा में लेते हैं। दोनों का जो जल स्तर है वो समान है। अब क्या करेंगे कि परख नली क में पिचकारी अथवा सिरिंज की सहायता से वायु प्रवाहित करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से बाहर की जो वायुमंडल से वायु है वह इस पिचकारी या सिरिंज की सहायता से क वाली परख नली में प्रवाहित करेंगे। यह वही वायु है जिसे कि हम अंतः श्वसन में लेते हैं। परख नली ख में स्ट्रॉ का उपयोग करके अपने मुंह से चूने के पानी में बार बार वायु फूकिए। अब देखिए ये ख परख नली है और इस ख परख नली में हमें कहाँ से वायु निकालनी है, अपने मुंह में स्ट्रॉ लेकर के इस तरह से स्ट्रॉ में जब हम फूंक मारेंगे तो हमारे मुंह की जो वायु है वह इस चूने के पानी में मिलेगी। तो इस तरह से हमारे मुंह की वायु को हमें परख नली ख में डालना है या प्रवेश कराना है। यह वही वायु है जिसे कि हम उच्छ्वसन में छोड़ते हैं। यानी कि क परख नली में तो हमने वह वायु डाली है जो कि हम श्वास में अंदर लेते हैं और ख परख नली में हमने वह वायु डाली है जो कि हम उच्छ्वसन में या श्वास लेते समय बाहर की तरफ छोड़ते हैं। उस वायु को हमने ख परख नली में डाला है। हम देखते हैं कि परख नली ख में चूने का पानी दूधिया हो गया, परंतु परख नली क में चूने का पानी दूधिया नहीं हुआ, जो यह इंगित करता है कि अंतःश्वसित वायु की तुलना में उच्छ्वसित वायु में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो जो ख परख नली है इसका पानी है, जो चूने का पानी है वह ज्यादा दूधिया हो जाता है। तो यह क्या शो करता है, यह क्या दिखाता है कि हम जो श्वास छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। तो इस प्रकार से इस प्रयोग के माध्यम से यह सिद्ध हुआ कि हम जो उच्छ्वसित वायु
छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उपस्थित होती है। इस प्रकार से स्टूडेंट हमने अध्याय 9 में सभी परिभाषाएं, पाठ के अंदर के प्रश्न, पाठ के अंत के सभी प्रश्न और पाठ में जितने भी क्रियाकलाप दे रखे हैं उन सभी को समझ लिया है। अब हम अगले वीडियो में अध्याय 10 पादपों में जैव प्रक्रम, इस पाठ में परिभाषाएं, प्रश्न उत्तर और सभी प्रकार के क्रियाकलापों को समझेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।